आवाम को जवाब दूं। मैं अपनी सफाई दे रहा हूं, आप भी वही सफाई दें। असूलों, इखलाकियात और एहतसाब की बात करनी है तो फिर अलग अलग म्यार और अलग अलग पैमाने नहीं चलेंगे। तुलना है तो सबको एक ही तराजू में तुलना होगा। मेरे खानदान के सनती और कारोबारी इदारों ने गुज़श्ता 23 साल के दौरान तकरीबन 10 अरब रुपए के टैक्स और हुकूमती महसूलात की शक्ल में अदा किए। मेरे जाती टैक्स के हवाले से भी बेबुनियाद कहानियां तराशी गई। मैं गुज़श्ता 23 बरस के दौरान 8 बरस जबरी जलावतनी में था। बाकी के 15 बरस में मैं जाती तौर पर, जनाब स्पीकर, जाती तौर पर 3 करोड़ 60 लाख रुपए टैक्स अदा कर चुका हूं। जद्दा में एक स्टील मिल लगाई, उसकी बुनियादी सरमायाकारी के लिए दुबई फैक्ट्री की फरोख्त से हासिल होने वाले सरमाए ने भी मदद की। जद्दा की यह फैक्ट्री जून 2005 में अपनी मशीनरी, वसी कता अराजी और दीगर असासों समेत तकरीबन 64 मिलियन रियाल यानी 17 मिलियन डॉलर्स में फरोख्त हुई। जनाब स्पीकर, दुबई और जद्दा की फैक्ट्रियों के हवाले से तमाम रिकॉर्ड और दस्तावेज मौजूद हैं। हजूर, ये हैं वो जराए और वसाइल जिनसे लंदन के फ्लैट्स खरीदे गए। जद्दा स्टील मिल हो या लंदन के फ्लैट्स या और कोई अदायगी, पाकिस्तान से इनके लिए 1 रुपया भी बाहर नहीं गया। हम तो ये समझते थे कि 7 सवालात के अंदर ही मसला हल हो जाएगा, प्राइम मिनिस्टर बड़ी आसानी के साथ जवाब देंगे। फ्लैटों का या दूसरी जो प्रॉपर्टीज हैं ऑफशोर्स के, पनामा लीक्स के, मगर यहां तो दुबई भी आ गई, जिद्दा भी आ गया। दुबई कैसे गया, जिद्दा कैसे गया, यहां कैसे आया, तो मैं समझता हूं कि सवालात और बढ़ गए हैं। आज आलीशान गाड़ियों में घूमने, बड़े बड़े किता हाय जमीन पे फैले मोहल्लात में रहने वाले, हेलीकॉप्टरों जहाजों में उड़ने और दुनिया भर की सैरो सयाहत करने वाले भी मुनासिब समझें तो इस अवान और कौम को आगाह कर दें कि उनके सफर का आगाज कैसे हुआ। 70 और 80 की दहाई में वो कहां खड़े थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जैस्मिन मंजूर एंड वेलकम टू द शो। सबसे पहले तो मैं इस बात की तरफ थोड़ी सी मुतवज्जा कराना चाहूंगी आप सब लोगों को कि आज की जो ब्रेकिंग न्यूज थी वो ये थी कि वजीर आजम पाकिस्तान पार्लियामेंट में तशरीफ लाए। इस बात को बार बार ब्रेकिंग न्यूज के तौर पर बनाकर दिखाया गया और जाहिर सी वजह है कि उसकी एक जायज बुनियाद थी। जिस ऐवान में वजीर आजम 4-4 माह तक, 5-5 माह तक ना आए, कोरम पूरा ना हो, पार्लियामेंट को सिर्फ उस वक्त अपनी ढाल के लिए इस्तेमाल किया जाए जब कोई बड़ा कौमी मसला मंजर आम पे आए, तो वहां पर प्राइम मिनिस्टर का पार्लियामेंट हाउस जाना वाकई एक ब्रेकिंग न्यूज होगी। जबकि जमहूरी मुल्कों में पार्लियामेंट ही वो जगह होती है जहां से प्राइम मिनिस्टर अपनी तमाम एग्जीक्यूटिव पावर्स की अथॉरिटी को यूज करते हैं, वहां से सपोर्ट लेते हैं और कानून साजी करते हैं। 3 इंपॉर्टेंट चीजें डेवलपमेंट के तौर पर हुई ओवर द वीकेंड। एक तो आज प्राइम मिनिस्टर आए ही गए, ये खबर थी बड़ी। आने के बाद उन्होंने 7 सवालों के जवाब देने थे, चाहे वो इसे मुनासिब समझे या ना समझे। बहरहाल जॉइंट अपोजिशन ने एक सवालनामा तैयार किया था। प्राइम मिनिस्टर चाहते तो इस सारी चीज का आज ही इख्तिताम हो जाता और सिर्फ एक बहुत लंबी तकरीर और वजाहतों के बाद, जहां उन्होंने 7 सवालों के बाद अब एक 70 सवालात का जो क्वेश्चन मार्क्स हैं वो अपोजिशन के लिए छोड़ दिए हैं। वाज़े तौर पर सिर्फ इतना बता देते, जैसे उन्होंने अपनी तकरीर में फरमाया कि हमने इतनी दुश्वारियों के बाद, इतनी मुश्किलात के बाद 1999 में, उससे पहले भुट्टो साहब की नेशनलाइजेशन के दौरान किन किन अदवार से वो गुजरे, जो सारी दुनिया जानती है, वो सिर्फ इतना बता देते कि ये हमारा एक डीड है जो मैं स्पीकर साहब को जमा कराता हूं। इस पे जो भी लोग चाहें वो देख लें कि ये हमारी ट्रेल ऑफ मनी थी, हमने इतने पैसे दिए और उसके बाद मेरे बेटों ने ये कंपनीज और ये प्रॉपर्टीज बनाई। लेकिन वही बातें जो टॉक शोज में होती रही, उनको प्राइम मिनिस्टर ने फ्लोर ऑफ द हाउस पर कर
वाज़े तौर पर उनको एक हिस्सा बना दिया इस अब जो आगे इन्वेस्टिगेशन अगर हुई तो होगी कि 2005 में उन्होंने जो जिन अपार्टमेंट्स का जिक्र किया, जिससे पहले वो इन असासों को इसलिए उन्होंने डिक्लेयर नहीं किया बकौल उनके क्योंकि ये उनके बेटों के हैं, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ने ये बात की कि पहले हम दुबई गए, दुबई में उन्होंने वहां पे एक आगाज किया अपनी मिल का, एक फैक्ट्री लगाई जिसकी उन्होंने कुछ तस्वीर भी दिखाई। उसके बाद उन्होंने जद्दा का जिक्र किया और फिर कहा ये बेचकर हमने ये अपार्टमेंट्स खरीदे। लेकिन यहां से 2-3 सवाल और उठेंगे क्योंकि क्वींस लंदन कोर्ट 99 में एक फैसला देता है जो इसके बिल्कुल बरक्स है और पिछले पूरे एक हफ्ते के दौरान ये इंटरनेशनल हेडलाइंस और डिफरेंट न्यूज़पेपर्स इसको लिख रहे हैं। लेकिन उसके साथ साथ प्राइम मिनिस्टर ने जब अपनी तकरीर का इख्तिताम किया तो बड़ी ब्रीफली लीडर ऑफ द ऑपोजिशन बोले और उसके बाद जॉइंट ऑपोजिशन ने पार्लियामेंट में बैठे हुए प्राइम मिनिस्टर के सामने वॉकआउट किया और उन्होंने कहा जी हमारे सवालों को कोई जवाब ही नहीं दिया तो हम इस पर बहस नहीं करना चाहते और हम ऐवान में बदमज़गी नहीं फैलाना चाहते। एक बात तो ये हो गई कि अब क्या होगा। हाँ, अलबत्ता एक चीज पर शायद हुकूमत वक्त और प्राइम मिनिस्टर को इसलिए पीछे जाना पड़ा कि ओवर द वीकेंड चीफ जस्टिस का हुकूमत के TORs पर कमीशन बनाने से इनकार कर दिया गया। उन्होंने जो प्राइम मिनिस्टर ने खत लिखा था उसमें उन्होंने एग्जैक्टली वही बात की जो जॉइंट ऑपोजिशन और डिफरेंट चैनल्स पे तज्जिया निगार कर रहे थे। उन्होंने कहा जी आपने जो 1956 के तहत पानामा लीक्स की इंक्वायरी के लिए कमीशन के कयाम के मकासद हासिल ही नहीं हो सकते, ये एक बेअसर कमीशन होगा क्योंकि आपने कोई इसमें तफ्तीश किसकी करनी है, कब से करनी है, क्या करनी है, हम कोई सालों साल सुप्रीम कोर्ट इस पे नहीं लगा सकता। इसलिए आप हमें एक स्पेशल लॉ आपको बनाना होगा और आप हमें मुख्तसर TORs कंफर्म दें किस किस की इंक्वायरी करनी है। जिस पर प्राइम मिनिस्टर ने यह कहा कि हम पेशकश करते हैं, स्पीकर से ये कहते हैं कि ऐवान के अंदर वो जॉइंट पार्लिमानी कमीशन एक बना दे मेंबर्स के ऊपर जो के तय करेगा कि टर्म्स ऑफ रेफरेंस क्या होंगे। अलबत्ता इसके बाद ऑपोजिशन ने कुछ बातें की। 3 पॉलिटिकल पार्टीज के इंपॉर्टेंट गेस्ट हमें ज्वाइन कर रहे हैं नाजरीन, ऑपोजिशन से भी, हुकूमत से भी। किसका मौकिफ क्या है, 7 सवालों से 70 कैसे हो गए, बात करते हैं इस ब्रेक के बाद।